गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महाभारत 2025। जी हाँ, देखिए, बिहार एक बार फिर से चुनावी अखाड़ा बनने को तैयार है और इसी से जुड़ा हुआ हमारा महाभारत 2025। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात और क्या आपस में जो बातचीत है वो सब हमने शुरू से लेकर अंत तक आपको एक एक चीज दिखाई है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद बिहार में एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसको काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच ये मुलाकात केवल एक मुलाकात नहीं है, बल्कि सीट शेयरिंग का फाइनल मसौदा करने की तैयारी है। अब नीतीश और शाह का एक मंच पर आना हकीकत या फिर लुका छिपी का खेल, सब कुछ बताएंगे। बाबा फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत स्वागत है बाबा। धन्यवाद सागर। बाबा, क्या कुछ आज ये लुका छिपी का जो खेल है, क्या चल रहा है बाबा? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने कल जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को कवर किया और जी। अंदर से जो खबरें निकाल करके आप ले आए, बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ बहुत सारी चीजों को समझने और उसको गुना भाग करने का मौका मिला। जी खास बिल्कुल। करके कल रात में ही आपने क्लियर कर दिया था कि नीतीश कुमार और अमित शाह एक मंच पर आएंगे। आपने ये भी कहा था कि एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार शामिल होंगे और मंच पर जैसे नीतीश कुमार पहुंचे, अमित शाह के बयानों से साफ लग रहा था कि अमित शाह ने जो बातें कही थी वो तत्काल तो कह दिया था, लेकिन चुनाव तक अमित शाह अब नीतीश कुमार से किसी भी तरह का कोई पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही चर्चा किया 2005 से लेकर के 2025 तक, यानी कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने एक बच्चे की तरह बिहार को जिस तरह से संजोया है, उसको चलना सिखाया है, उसको दौड़ना सिखाया है, उसका देखभाल किया है, वो काफी महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने भी अपनी बातों को रख दिया। बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी क्रम में अमित शाह बिहार पहुंचे हुए थे। रविवार को पटना के बापू सभागार में जब वो संबोधित कर रहे थे अपने सरकारी कार्यक्रम को लेकर के, तो बिहार उससे जुड़ा हुआ था और राज्य की विभिन्न योजनाओं को लेकर के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम तो हुआ ही। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और उनके कैबिनेट के मंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता मौजूद रहे। आपने इसमें एक कड़ी और जोड़ी है कि आज शाम में एनडीए गठबंधन दल की बैठक होने वाली है, जिसमें सभी घटक दल के नेता, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए या फिर चिराग पासवान की बात कर लीजिए, ये सभी पटना पधार चुके हैं। हाँ बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में ये जो बैठक होगी, इस बैठक को आप कितना अहम मानते हैं, ये इसी बात से क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी का 3 राउंड का बैठक हो चुका। अमित शाह कल आए, देर रात आए, 8 बजे 8:15 बजे उन्होंने कोर टीम के लोगों से बैठक की, अपने जो कहा जाता है विधानमंडल दल के नेताओं के साथ, अपने सांसदों के साथ बैठक की। उसके बाद अपनी कोर टीम के साथ गुप्त बैठक की। उसके बाद नीतीश कुमार और उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आज सामने सामने मंच पर बैठक हुई। इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं, फिर बार बार हर मंच पे जब जाते हैं तो नीतीश कुमार एक ही बात कहते हैं और अमित शाह के सामने भी उन्होंने आज दोहराया है। हाँ बिल्कुल। बीच में इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। वो हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो गड़बड़ कर दिए थे। जी। ये माने, आप इसके माने बहुत बड़े हैं सागर। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने किस पर इशारा किया है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जिनको अभी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे दुलरुआ बने हुए हैं, उनका सीधा इशारा उन्हीं के तरफ था। आप समझ सकते हैं कि केंद्र में कौन है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीब है, और इस बात को लेकर के उन्होंने एक चेतावनी भरे लहजे में भी कह दिया है कि वही सब गड़बड़ करता है। यानी सीधी तौर पे उन्होंने इशारा तो कर दिया है। इसके बाद आपको बताएं, मुख्यमंत्री इससे पहले भी एक बार कई बार ये बात दोहरा चुके हैं। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में पहले गुंडाराज था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। देर रात भी लोग बिना डर के सड़कों पर निकलते हैं। मुख्यमंत्री ने कोसी सहित कई परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि बिहार में अब बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं। यानी कि एक तरफ से आप ये समझ लीजिए कि जो कांग्रेस ये सोच रही थी कि नीतीश कुमार
पाला बदल सकते हैं, नीतीश कुमार कोई नया रास्ता ले सकते हैं, कोई नया एंगल ले सकते हैं, तो उसको भी झटका लगा है। और जी यही बिल्कुल। कारण है कि इसका एहसास शायद कांग्रेस को हो चुका था, इसीलिए कांग्रेस ने ये बात दिल्ली में इमरजेंसी बैठक करके ये घोषित किया कि वो महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के जब नीतीश कुमार बात कर रहे थे, तो उन्होंने ही 225 का आंकड़ा भी तय किया है कि 2010 से बेहतर प्रदर्शन हम इस बार करेंगे, क्योंकि इस बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल है और पांचों पांडव एक साथ हैं। इसके बाद एक और बात खबर आपने आज ब्रेक किया है कि मुकेश सहनी पर को लगातार बात की जा रही है, मुकेश सहनी से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। मुकेश सहनी भी पटना में पहुंचे हुए हैं, अमित शाह भी पटना आए हुए हैं, अमित शाह के दूत जो है वो मुकेश सहनी से मुलाकात करेंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं भीतर खाने में चल रही हैं। जी बिल्कुल। वहीं नीतीश कुमार ने ये भी घोषणा किया कि 24 नवंबर, उन्होंने डेट के साथ बताया कि 24 नवंबर 2005 को जब वो बिहार की सत्ता संभाले थे, तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ भेजा था। उसके बाद से लगातार वो किसी को भी किसी भी तरह का चिंता करने की जरूरत नहीं महसूस होने दिए हैं। लगातार वो बिहार के विकास में लगे रहे हैं। लेकिन उस समय क्या स्थिति थी प्रदेश की, उसकी भी चर्चा उन्होंने की। शाम में कोई घर से बाहर निकलता था जी, ये बात नीतीश कुमार हर बार रिपीट करते हैं। पूर्व की सरकारों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है और कुछ नहीं किया था। इन सारी बातों को कहा उन्होंने, कहा कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को नाम पर लड़ा करके और वोट बैंक अपना साधने का कोशिश करते थे। इन सारी बातों को लेकर के जो व्यवस्था नीतीश कुमार ने की है, उसको देख करके ऐसा लगता है, जिसकी चर्चा अमित शाह ने भी की। और अमित शाह के साथ साथ आपने सुना होगा कि जब जब चर्चा बिहार की होती है, जो नीतीश कुमार के स्लोगन में भी है कि जब चर्चा बिहार की होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा, ये बात तो अब क्लियर नजर आ रहा है कि अमित शाह ने भी आकर के ये बात कह दी। अमित शाह जो एक शब्द बोल दिए थे, और एक बार नहीं दो बार उन्होंने कह दिया था, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बात थी कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं, परिणाम आने के बाद जब विधायक दल के लोग बैठते हैं, तो बैठ करके अपने मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। लेकिन ये भी परंपरा रही हमारे देश में कि हम मुख्यमंत्री का नाम आगे करके चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में आप देखें तो नीतीश कुमार को मुखिया बना करके और उनके अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात कह के कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी घटक दल ये तो बात मान ही रहे हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति है कि अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान संबोधन करते हुए लालू यादव से बिहार में किए गए काम का हिसाब मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव ने कुछ किया है तो बताएं। शाह ने मोदी सरकार में बिहार के कृषि क्रांति की जानकारी दी। साथ ही इस दौरान अमित शाह ने बिहार में लालू राबड़ी शासनकाल में जंगल राज के दौरान, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार की जो बातें थी उन बातों पे मुहर लगाया। जी 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत होगी, इस बात का दावा अमित शाह ने किया। और जैसा हम सोच रहे थे, पिछले कई दिनों से हम लगातार बात कर रहे थे सागर, कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि अमित शाह का आगमन सिर्फ एक कार्यक्रम को लेकर के नहीं है, बल्कि अमित शाह बिहार में 7 महीना पहले चुनावी बिगुल फूंकने के लिए आए हैं। अब इसमें 2-3 बातें तो खुल करके सामने आ गई हैं, जो बार बार हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ये बात कहते रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर दुनिया पलट जाए, लेकिन नीतीश कुमार 2025 का चुनाव ये ध्यान रखिएगा कि 2025 का चुनाव तो एनडीए गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, बिल्कुल। जितने भी सीटें आएंगी उसके बाद की परिस्थिति क्या होगी, चुनाव बाद की जो परिस्थिति, प्री पोल और पोस्ट पोल जो होता है अलायंस, वो अगर बदल जाए तो उसको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये प्रण कर लिया है कि अब कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, 2025 का चुनाव साथ में लड़ेंगे। ये बात आज पूरी तरह से क्लियर नजर आई। और दूसरी तरफ जो बातें आपने कल चेहरे दिखाए, जिस तरह से आप मीटिंग हॉल में अंदर चले गए थे और अंदर जाकर के आपने जो सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, उन सभी से बात कराया, उन लोगों के चेहरे और जो मेरे साथ इंटरेक्शन हो रहा था, वो साफ साफ बता रहा था कि उनके चेहरे काफी खुश हैं, काफी प्रसन्न हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता चाहते थे, कई लोग ये चाहते थे कि नीतीश कुमार के शर्तों पर ही राजनीति की जाए और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में अभी भी सेंधमारी नहीं हुई है। हाँ, एक विषय जरूर सामने आया है जिसको लेकर के नीतीश कुमार बार बार जो ये चर्चा कर रहे थे, मुस्लिमों को लेकर के जो बात कह रहे थे कि हमने 4 दीवारी का निर्माण कराया है, उन्होंने कहा कि हमने कब्रिस्तान को घेरवाया है, उन्होंने कहा कि हमने आइडेंटिफाई किया है, 800 बोल करके 8000 कोई 800 बोल दिए थे तो उसको भी उन्होंने ठीक किया। उन्होंने कहा कि नहीं, 8000 से ज्यादा है।
ये सभी बातें कह करके कहीं ना कहीं वो वक्फ बोर्ड वाला जो एक मामला सामने आया, एक पैच जो आया है एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच, उस पैच को भी ठीक करने की कोशिश किया है उन्होंने। जी आपको जी याद होगा कि मुस्लिम संगठनों ने जो देश भर में देशव्यापी जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी। जी यानी कि नीतीश कुमार को एक चेतावनी देने की एक बार फिर से कोशिश की गई थी और चेतावनी पूरी मजबूती के साथ दी गई है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी टस से मस्त नहीं हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जो चर्चा चल रही है और अमित शाह के आने और नीतीश कुमार के बीच जो बातें चल रही हैं, उसमें मुझे जो लगता है कि जो वक्फ बोर्ड बिल जो था उसे 2 तारीख को प्रस्तुत करना था, 2 अप्रैल को, क्योंकि 4 अप्रैल तक लोकसभा की बजट सत्र चलेगा। 2 दिन में उसको बहस के बाद पास कराने की प्लानिंग थी। मुझे जो लगता है कि शायद नीतीश कुमार से ये बातचीत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी इतना बड़ा रिस्क इस चुनावी साल में नहीं लेगी, हाँ क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल को 1 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है, यानी 7-8 महीने के लिए डाला जा सकता है। बाकी जो मानसून सत्र भी निकाल लिया जाएगा, लेकिन शीतकालीन सत्र जब आएगा, वो लगभग नवंबर-दिसंबर के आसपास आता है। और तब तक बिहार में चुनाव हो चुका होगा, तो हो सकता है कि तब कहीं बिहार की जो वर्तमान स्थिति होगी, जो इस तरह से वोटिंग होगा, जो परिणाम आएंगे, जो सरकार बनेगी, उसके हिसाब से वो सब किया जा सकता है। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि 2 बातों को तो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए। एक तो नरेंद्र मोदी का जो गेम था, वो गेम सक्सेस रहा। अमित शाह को जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहे तब तक नहीं आने दिया। अमित शाह एक तरह से समझिए कि नीतीश कुमार के सामने आकर के माफी मांगे हैं। यही माफी मांगना ही ना हुआ, जब नीतीश कुमार की बड़ाई करने लगे, कहने लगे कि 20 साल से आप बहुत बड़े चला रहे हैं, आगे भी आप चलाइएगा। बिल्कुल तो निश्चित रूप से वो ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार में अभी क्षमता है। उनके बादशाहत को उन्होंने कबूल किया और नीतीश कुमार यही तो चाहते थे। और अब इसके बाद नीतीश कुमार कम सीटें भी अगर उनको मिलती हैं और चुनाव में अधिक जीत करके आते हैं, ये उनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और एनडीए गठबंधन में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जो आंकड़े आप देख रहे होंगे और सर्वे जो आ रही है, उस सर्वे में मुख्यमंत्री का चेहरा चाहे जिसको भी आप चुन दीजिए, लेकिन जीत हार के आंकड़े पर ही मुख्यमंत्री कोई बनता है। 122 का आंकड़ा जो पार करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खास करके जब अमित शाह और नीतीश कुमार एक मंच पर आ गए, तो इस बात को आप मान के चलिए कि सब कुछ ठीक ठाक है और एनडीए गठबंधन चुनाव तक यथास्थिति रहेगा। और आपने जो एक और बात बताई है कि एक और शख्स जुड़ सकता है, आपने शायद बताया भी था कि कर्ण कृष्ण और अर्जुन की बात बता रहे थे, आप महाभारत की बात बता रहे थे, आप कर्ण की बात बता रहे थे, तो वो सारी बातें घुमा फिरा करके नजर आ रही है कि इस बार के चुनाव में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी पैच नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार और कितने दिन, और नीतीश कुमार को नाराज करना भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एजेंडा में नहीं शामिल है। तो बाबा मतलब अमित शाह फाइनली अब ये मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अंतिम विकल्प हैं, या फिर नीतीश कुमार ये मान चुके हैं कि क्या निशांत की जो ग्रैंड ओपनिंग करानी थी बिहार में, तो उसके लिए भी अब भाजपा तैयार हो चुकी है? ये लुका छिपी है, इसी की चर्चा हम कर रहे थे। हम सोच ही रहे थे कि आप जो प्रश्न पूछिएगा जरूर, लुका छिपी है ये। दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए अपनी अपनी शर्तों पे काम कर रहे हैं। जैसे ही मौका आएगा, आप समझिए कि निशांत की एंट्री तो नीतीश कुमार के मन में ना है। निशांत की एंट्री करा लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी थोड़े रोकने जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और निशांत अगर अपने संगठन को देखने लगते हैं, अपनी पार्टी को संभालने लगते हैं, तो बहुत बड़ी बात तो होगी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी आगे चल करके अभी भी निशांत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं ने कहा है कि आए हमको, हम तो स्वागत करते हैं उनका। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो गेम प्लान रचे हैं, उस गेम प्लान का हिस्सा वो भी है, लेकिन सब कुछ आपको देखने को मिलेगा अभी नहीं, चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। निशांत की एंट्री जरूर हो जाएगी, लेकिन देखने को मिलेगा। इसी लुका छिपी की मैं बात कर रहा था, और ये लुका छिपी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा भी कर रही है कि जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार के साथ साथ जो कुछ भी देखने और सुनने को मिल रहा है, वो सभी चीजें इशारा कर रही हैं कि इस बार के महाभारत में, जो 2025 का महाभारत होगा, उस महाभारत में नीतीश और शाह का एक मंच पे आना, इसको हकीकत आंखों का देखा भी कभी कभी भ्रमित करता है, भ्रम होता है ना। तो ये भ्रम आपको 7 महीने और रहेगा। इस 7 महीने तक आप इसी भ्रम में रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, नीतीश क्या फैसला करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा।
एक अंतिम इसमें ये था बाबा कि क्या अब नीतीश कुमार जो चाहते थे कि मेरे नाम की घोषणा हो जाए, जदयू जो चाहती थी कि मेरे नाम पर मुहर लग जाए, फाइनली कोई बड़ा नेता लगाए, सम्राट चौधरी के कहने से तो होगा नहीं, दिलीप जायसवाल के कहने से होगा नहीं, या तो अमित शाह और या तो नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी तो वो नहीं बोले, तो नरेंद्र मोदी नहीं बोले या फिर नीतीश चाहते ही थे कि अमित शाह के मुंह से ये बुलवाया जाए? एक तरह से आप इसमें इसमें 2 तरह की बातें आप समझ लीजिए। एक तो नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, ये हम्म बात भले ही ओपन रूप से नहीं कहा हो, लेकिन मंच से उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार सबसे बेहतर हैं। तो ये तो एक तरह से आप मान के चलिए कि एक क्लीयरेंस हो गया है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप याद रखिएगा इस बात को, आगे आने वाले समय में जब भी आप विश्लेषण कीजिएगा और जब सीट शेयरिंग का समझौता एनडीए में तय होगा, मैं उस दिन के लिए ये बात कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का नाम घोषित करने के बाद ही सीट शेयरिंग का समझौता आगे आएगा। जिस तरह से 2020 में हुआ था, उसी तरह से आप देखिएगा नीतीश उस समय अंतिम समय मजबूर करेंगे भारतीय जनता पार्टी को कि वो जा करके अनाउंस करे कि नीतीश ही मुख्यमंत्री तो होंगे। आज तो फाइनल मुहर तो लग सकता है ना, वो इंटरनली तो मुहर लग जाएगा आज सीटों देखिए, पर। इतना आसान थोड़े है। आप इतना आसान इसको मत समझिएगा। अच्छा। नीतीश कुमार को पता है कि कहाँ जाकर के चेकमेट करना है। शतरंज के खिलाड़ियों को आप देखे हैं ना कि उसका ध्यान भले ही चल रहा हो चाल कोई और, लेकिन उसका ध्यान सीधे रहता है राजा पर, जी जी। क्योंकि चेकमेट तो वही करना है ना। तो नीतीश कुमार को पता है कि वो कुर्सी कैसे उनको हासिल करनी है। जिस दिन सीट शेयरिंग का अभी बोल करके वो करेंगे क्या, उनकी पार्टी बोल ही रही है, स्लोगन में उनकी बात आ ही रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब मेन समय आएगा, सीट शेयरिंग का समझौता होगा और तब ये घोषणा होगा कि आखिर कैसे लड़ा जाए चुनाव, तो नीतीश कुमार सीधे तौर पे उस समय जिस तरह से 2020 में उन्होंने मजबूर कर दिया था कि जाइए और जाकर के कहिए कि जी। मुख्यमंत्री का चेहरा हम ही होंगे। उसी तरह से राजनाथ सिंह को आकर के कहना पड़ा था, किसी की बात नहीं माने थे। 24 घंटे तक सीट शेयरिंग का समझौता होने के बाद भी घोषणा नहीं हो रही थी। ये नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं कि चाणक्य नीति भले ही कहा जाता हो, लेकिन चाणक्य की धरती से नीतीश कुमार हैं, तो वास्तविक चाणक्य तो वही है ना। चलिए, तो देखा आपने किस प्रकार महाभारत 2025 का आगाज हो चुका है। भले ही आज कुछ सीट शेयरिंग का फाइनल मसौदा तैयार ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और बिना नीतीश कुमार के एनडीए चलने वाला नहीं है, ये बात तो आज तय हो गया। आगे और जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगे हम देते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816